तो सबसे पहले तो डाउनलोड कर लेना MongoDB। ठीक है, ये वाला वर्जन है, इसे डाउनलोड कर लेना सेम टू सेम। हो सकता है वर्जन अलग हो, वैसे तो अभी तो इतनी जल्दी तो कुछ नया नहीं आएगा जहाँ तक है। तो बस इसे डाउनलोड कर लेना। ये है, एंटरप्राइज वाला मत डालना, ठीक है, यही डालना बेसिकली। एक बार ये तुम्हारा डाउनलोड हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सेटअप है जैसे कि नोड का था, सेम टू सेम वैसे ही इंस्टॉल कर लेना। अब ये इंस्टॉल इसलिए कर रहे हैं ताकि लोकली से हम वो कर पाए रन। ठीक है, अगर लोकली अवेलेबल होगा तो टेस्टिंग वगैरह में सब में इजी रहेगा। बाकी ऑनलाइन हम बाद में जाएंगे जब मतलब अपनी एपीआई को हम होस्ट कराएंगे तब। तो अभी के लिए लोकली वर्क कराने के लिए बस इसे इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, अभी वैसे चलो हो ही गया ऑलमोस्ट, दिखाई देता हूँ। तो यही है सेम, मतलब नेक्स्ट नेक्स्ट और कंप्लीट, या फिर कस्टम तुमसे पूछेगा तो जो भी है कंप्लीट ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इंस्टॉल मोंगोडी एज अ सर्विस वो बोलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मतलब जो भी सब कुछ डिफ़ॉल्ट है डिफ़ॉल्ट ही रहने देना, कोई दिक्कत नहीं है। ये अकाउंट पासवर्ड वगैरह रहने देना, नेटवर्क सर्विस यूज़र ऑन रहने देना, नेक्स्ट कर देना। इंस्टॉल मोंगोडीबी कंपास अगर चाहते हो तो कर सकते हो, वैसे कोई इतनी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इसे हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट करोगे, इंस्टॉल करोगे। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन मैं अभी कैंसिल ही कर देता हूँ क्योंकि मेरे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो तुम कर लेना। यहाँ पे टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। हम्म, ठीक है, तो बस एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो, और बस हो गया। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद और कुछ नहीं करना उसके अलावा, बात ये ख़त्म हो गई। अब दूसरी चीज़ है, तुम्हें VS कोड के अंदर एक एक्सटेंशन डालना पड़ेगा जिससे तुम उस MongoDB को कर सकते हो एक्सेस। ठीक है, फिलहाल उसके अलावा अभी तो ऐसा नहीं है कि यही अकेला है, और भी है जैसे कि वो जो MongoDB जो वो इंस्टॉल करा था, MongoDB जो कंपस नाम की है, वो जो कंपस है बेसिकली इसी काम आता है। लेकिन वो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं क्योंकि VS कोड में एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशंस पे जाना और MongoDB नाम से एक एक्सटेंशन है ये, MongoDB फॉर VS कोड। ठीक है, इससे क्या होगा, MongoDB तुम्हारे VS कोड के अंदर ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार तुम्हारा वो एक्सटेंशन इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे ये आइकन बन जाएगा एक MongoDB का। इस पे जाओगे तो ऊपर ये कनेक्शन है, प्ले ग्राउंड है और हेल्प एंड फीडबैक है। ये प्ले ग्राउंड और हेल्प एंड फीडबैक की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन है हमारे कनेक्शंस। अभी के लिए मेरा कनेक्शन आ रहा है जो कि ऑलरेडी मेरा बना हुआ है, वो इसे मैं हटा देता हूँ। तो रिमूव कनेक्शन, ये हो गया। तो जब तुम पहली बार ये चीज़ चलाओगे तो तुम्हें ऐसी कुछ स्क्रीन दिखेगी, ऐड कनेक्शन का बटन आ रहा होगा, बस ऐड करना है नया कनेक्शन। अब दो ऑप्शन है, ठीक है, कि कनेक्ट विद कनेक्शन स्ट्रिंग या फिर एडवांस कनेक्शन सेटिंग्स। तो हम एडवांस में जाके उसे अपने आप कनेक्ट करेंगे। तो जो डेटा पहले से फिल्ड होगा, यहाँ पे ये सेम टू सेम देख लो, स्टैंड अलोन ऐसे ही रहने देना। ऑथेंटिकेशन हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे हैं, यूज़र नेम पासवर्ड हमने कुछ नहीं लगाया था, तो नन रहने देना। अब होस्ट नेम और पोर्ट की बात है बस। तो जब भी तुम MongoDB को इंस्टॉल करोगे तो वो पोर्ट नंबर 27017 पे ही रन करता है हमेशा, जब भी तुम मतलब उसे लोकली इंस्टॉल करोगे तो। जैसे कि हमने कल एक्सप्रेस पे बनाया था, तो वो एक्सप्रेस का जो हमारा ऐप था या फिर जो सर्वर था वो 5000 पे रन हो रहा था। तो ऐसे ही ये MongoDB की जो सर्विस है 27017 पे रन हो रही है। तो हमें उसी को कनेक्ट करना है, यह मतलब हम उसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो लोकल होस्ट पे जो मेरा 27017 पे जो भी मेरा MongoDB का डेटाबेस है उसको मैं करना चाहता हूँ कनेक्ट। तो मैं कनेक्ट पे टैप करूँगा, तो अगर सब कुछ ठीक से इंस्टॉल हो गया होगा तो यहाँ पे लिखा आ जाएगा सक्सेसफुली कनेक्टेड, और तुम इसे क्लोज कर सकते हो। एक बार ये हो जाने के बाद ये ग्रीन हो जाएगा आइकन तुम्हारा, यानी कि कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड है, कनेक्शन पूरी तरह बन चुका है। यहाँ पे तुम्हें जो भी उसमें डेटा बेसिस बने होंगे वो दिखेंगे, उस डेटा बेसिस के अंदर जो डेटा होगा वो भी दिखेगा। ठीक है, ये मेरे कुछ पुराने बने हुए हैं तो इन पे ध्यान न देंगे। तो ये है, तो इस तरह से तुम्हारा MongoDB इंस्टॉल हो गया और सेटअप हो गया, और हमने उसे चेक भी कर लिया कि वो इंस्टॉल हो गया या फिर नहीं हो गया। तो ये हो गया। अब ये VS कोड सिर्फ और सिर्फ डेटा देखने के लिए है, इसका हमारी ऐप से कोई लेना देना नहीं है कि अगर तुम ऐप के अंदर कोड लिख रहे हो तो उसके अंदर ये चीज़ चालू होनी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ डेटाबेस को देखने के लिए, और कुछ नहीं है।
तो एक नया प्रोजेक्ट बना लो, न्यू फोल्डर, एक्सप्रेस मोंगो नाम से, या फिर जो मर्जी नाम रख सकते हो। तो मैंने बनाई एक मेन डॉट जेएस, और सेम चीज़ है वही, npm init। अब ये npm init की मैं तुम्हें एक छोटी सी वो बताता हूँ ट्रिक। तो जैसे हम जब npm init करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें हमसे पूछता है और हमें बार बार एंटर करना पड़ता है। तो तुम डायरेक्टली स्लैश मतलब स्पेस दे के डैश वाई लिख सकते हो। डैश वाई का मतलब सब कुछ एग्री पहले ही कर देगा वो, तो तुम्हें बार बार एंटर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सब कुछ ऑलरेडी हो जाएगा वो। बस इसे बंद करो। पैकेज डॉट जेसन में ये देख लेना बस मेन फाइल मेन ही हो, उसके अंदर कोई दिक्कत ना हो। तो हमें चाहिए पैकेजेस। सबसे पहले तो एक्सप्रेस कर लिया, npm इंस्टॉल एक्सप्रेस से। अब एक्सप्रेस को यूज़ करके एक बेसिक सा सर्वर जैसे कल बनाया था सेम वैसे ही बना लो। तो स्टेप्स थे, पहला स्टेप था उसे इंपोर्ट करना। तो एक्सप्रेस में मैंने उसे इंपोर्ट कर लिया रिक्वायर करके। इसके बाद इससे हमें एक सर्वर का इंस्टेंस बनाना है, तो कांस्टेंट मेरा सर्वर आ जाएगा। एक्सप्रेस को उसमें मैंने इनिशियलाइज कर दिया। अब इस सर्वर को मुझे स्टार्ट करना है एक स्पेसिफिक पोर्ट पे, ठीक है। तो कांस्टेंट पोर्ट डिफाइन कर लिया एक 5000। ये ऑप्शनल है, डायरेक्टली 5000 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्वर डॉट लिसन ऑन पोर्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे पोर्ट की वेरिएबल आ गया, या फिर तुम सीधे सीधे 5000 में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक फंक्शन होगा जो कि हमें बताएगा कि वो रन हुआ या फिर नहीं। तो सर्वर स्टार्टेड एट पोर्ट 5000, ठीक है। तो सिंपल सा एक सर्वर बन गया जो कि रन भी हो जाएगा। अभी इसके अंदर लेकिन कोई राउट्स नहीं है, यानी कि कोई भी पेजेस नहीं है, एक तरह से कोई भी साइट्स नहीं है। तो इसके अंदर जाते हैं, कुछ राउट्स डिफाइन करते हैं। तो सर्वर डॉट गेट राउट मैंने डिफाइन करा है, ठीक है। गेट यानी कि ब्राउजर में एक्सेसिबल होगा, और स्लैश नाम है उसका। स्लैश मतलब बेसिकली होम मेरा, तो लोकल होस्ट 5000 है ये। फंक्शन में हमें क्या क्या मिलता है, एक तो रिक्वेस्ट मिलती है और एक रिस्पॉन्स मिलता है। तो रिक्वेस्ट आती है और रिस्पॉन्स हम भेजते हैं। तो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स यहाँ पे आ जाएगा। तो अभी के लिए मैं रिस्पॉन्स में सेंड कर दूंगा एक जेसन, ठीक है, रिस्पॉन्स डॉट जेसन। उसके अंदर मैं एक कोड सेंड करूंगा, ठीक है। एक कोड जिसकी वैल्यू होगी क्या, मेरे रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड, ठीक है। रिस्पॉन्स के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है, उसका नाम होता है स्टेटस कोड। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये कैसे वर्क करता है। तो अगर मैं यहाँ पे नोड मॉन के अंदर मेन डॉट जेएस को रन करूँ, देखा नोड मॉन। तो हमने ये नोड मॉन कल ग्लोबली इंस्टॉल कर लिया था, तो अभी इधर फिर से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे रन करोगे वो रन हो जाएगा। इसे छोटा कर लो थोड़ा, ब्राउजर में देखते हैं। तो लोकल होस्ट 5000 पे मैं गया, कोड 200 आ रहा है, ठीक है। अब कोड 200 का बेसिकली क्या मतलब है, कोड 200 तब आता है जब सब कुछ ठीक से वर्क करता है, यानी कि कोई भी दिक्कत नहीं है तो 200 आता है। अगर इन केस कोई फाइल वगैरह नहीं मिलती है तो कोड 404 होता है, वो शायद तुमने देखा भी होगा, एरर 404 आती है। और अगर कोई इंटरनल एरर आ जाती है, मान लो यानी कि तुम्हारे सर्वर में कोई दिक्कत हो जाती है, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो कि गलत है, या फिर ऐसी कोई कैलकुलेशन, तो उस केस में कोड आता है 500। तो बेसिकली अगर तुम्हारे रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड 200 है तो सब कुछ एकदम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कोड 200 ये मतलब मैंने ऐसी बस बॉयलर प्लेट फालतू में लिख रखा है, इसका ऐसे कोई खास काम नहीं है यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है, मोंगो डीबी हमारे पीसी में, अब हमारा पीसी एक तरह से हमारा सर्वर है, ठीक है। अब इस सर्वर में एक स्पेसिफिक पोर्ट नंबर पे मेरा मोंगो डीबी चालू है। तो मेरे को उस मोंगो डीबी को कनेक्ट करना है अपने इस एक्सप्रेस के सर्वर से। तो मेरे को पैकेज इंस्टॉल करने पड़ेंगे सबसे पहले। तो npm इंस्टॉल mongoose, ठीक है। mongoose नाम से एक पैकेज है जो MongoDB के लिए है। अगर मैं जाऊं npm js पे, तो ये है एक पैकेज, ठीक है। mongoose इज अ MongoDB ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टूल डिजाइन टू वर्क, है ना। तो mongoose बेसिकली MongoDB के ऑब्जेक्ट को मॉडल बनाते हैं हम, ठीक है। यानी कि हम मॉडलिंग उसी से करते हैं, मॉडल सारे उसी में बनते हैं, और साथ ही साथ डेटा वगैरह फैच करना सेव करना सब कुछ इसी से होता है। तो mongoose को इंस्टॉल कर लो बस।
तो ये तुम्हारा सिंपली इंस्टॉल हो जाएगा। अब यूज़ करने का तरीका काफ़ी हद तक सेम है एक्सप्रेस की तरह ही, मतलब हर एक जो भी तुम्हारा पैकेज मॉड्यूल कुछ भी कह लो, जैसे सबको यूज़ करते हैं वैसे इसे भी करना है। तो सबसे पहले इसे इंपोर्ट करना है, तो कांस्टेंट इस सर्वर के ऊपर कर लेते हैं, चलो mongoose इक्वल टू रिक्वायर mongoose। ठीक है, तो mongoose के अंदर ये मैंने mongoose को इंपोर्ट कर लिया सिंपली। अब मुझे क्या करना है, डेटाबेस को करना है कनेक्ट सबसे पहले। तो मैं लिखूंगा mongoose डॉट कनेक्ट। ठीक है, सर्वर बनाने के बाद कर रहा हूँ, पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी मैं तुम्हें जो यूजेज दिखाऊंगा उस यूजेज के लिए तुम्हें इसे सर्वर के बाद ही बनाना पड़ेगा। दिखाता हूँ कैसे। तो mongoose डॉट कनेक्ट। अब इस कनेक्ट के अंदर हमें एक स्ट्रिंग देनी होती है, यानी कि हमारा जो डेटाबेस है जो MongoDB है वो रन कहाँ पे कर रहा है। तो वो रन कर रहा है मेरा लोकल होस्ट पे, राइट। और पोर्ट नंबर क्या था, पोर्ट नंबर है 27017। लोकल होस्ट पे 27017 पे मेरा वर्क कर रहा है, लेकिन अभी के लिए ऐसे ये कनेक्ट नहीं होगा। मैं बताता हूँ क्यों। इसलिए क्योंकि जब भी कोई साइट होती है, कोई भी URL होता है, तो उसके अंदर एक HTTP होता है या फिर HTTPS होता है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है किसी भी URL के अंदर, लेकिन यहाँ पे तुम्हें ना तो HTTP लगाना है ना ही HTTPS, यहाँ लो में लगाना है MongoDB। ठीक है, तो MongoDB कॉलन फिर डबल स्लैश, जैसे हर एक HTTPS में लगता है सेम, फिर लोकल होस्ट 27017। तो बेसिकली ये तुम्हारा MongoDB हो जाएगा किससे, कनेक्ट। अब MongoDB में हम जो भी डेटा सेव करेंगे किसी स्पेसिफिक डेटाबेस में होगा, यानी कि उसका कुछ नाम होगा। ठीक है, तो डेटाबेस का नाम रखने के लिए सीधा स्लैश करके अपना जो भी तुम्हें रैंडम उसका नाम रखना है वो रख सकते हो, जैसे कि कुछ भी रख देते हैं, माय फर्स्ट डेटाबेस रखते हैं हमारा। ठीक है, तो मेरे लोकल होस्ट 27017 में MongoDB हो जाएगा कनेक्ट, और उसके अंदर माय फर्स्ट डेटाबेस नाम से एक डेटाबेस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तुम जो भी नाम लिखोगे बेसिकली वही बनेगा। ठीक है, तो ऑटोमेटिक बन जाता है वो। तो एक बार ये मेरा कनेक्ट हो जाता है, फिर मुझे क्या करना है इसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे देन डॉट देन। ये डॉट देन क्या होता है, बेसिकली एक बार ये चीज़ खत्म हो जाएगी, यानी कि कनेक्शन बन जाएगा, उसी के बाद कुछ होगा। तो देन के अंदर भी एक फंक्शन होता है। अब एक बार कनेक्ट होने के बाद तुम कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि console डॉट लॉग MongoDB कनेक्टेड। ठीक है, इधर जाते हैं, अब मैं डेट इसको सेव करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैंने जैसे सेव किया तो मेरा सर्वर रीलोड हो गया और इधर लिखा आ गया MongoDB कनेक्टेड। तो MongoDB बेसिकली कनेक्ट हो गया। अब मैंने तुम्हें बताया कि मैंने इसे सर्वर के बाद लिखा क्योंकि एक स्पेसिफिक यूजेज है उसकी। ऐसा क्यों, मैं एक console लॉग की जगह यहीं पे ये राउट्स डिफाइन करूंगा, यानी कि mongoose कनेक्ट के अंदर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मेरा mongoose कनेक्ट नहीं होता है तो मेरे राउट्स का भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब तक डेटाबेस ही कनेक्टेड नहीं है तो राउट से मैं डेटा ले ही नहीं पाऊंगा, राइट। तो पहले डेटाबेस कनेक्ट, फिर देन में मैंने उसे डिफाइन कर दिया राउट्स को, तो इसलिए वो पहले है। नहीं तो अगर ये चीज़ उसके बाद होगी, ठीक है, तो वो दिक्कत है, वो अनडिफाइंड वाली एरर आ जाएगी। तो ऐसे करना है। तो अब क्या होगा, मेरा mongoose ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, फिर मेरे ये राउट्स जो है अवेलेबल हो जाएंगे। तो अब अगर मैं जाऊंगा उस पर तो अभी भी बेसिकली एकदम सेम टू सेम ही आ जाएगा। लोकल होस्ट 5000 पे जाते हैं तो कोड 200 आ रहा है, यानी कि सब कुछ सही चल रहा है। अब हमें क्या करना है, अब देखो ये तो हो गई MongoDB को कनेक्ट करने के बाद। ठीक है, माय फर्स्ट डेटाबेस अभी देखते हैं बना या नहीं बना, शायद डेटा के बाद आएगा। हाँ ठीक है, अभी नहीं बना। तो डेटाबेस तो तब तक दिखेगा नहीं जब तक एक्चुअली में उसके अंदर कोई डेटा नहीं डालोगे तुम, तो तब तक वो आएगा भी नहीं। तो ये हो गई सिंपल सी। ठीक है, पहले इतना देख लो। अब क्या करना है, अब हमें डेटा को सेव कराना है। ठीक है, डेटा को पहले तो मॉडल बनाना पड़ेगा कि आखिर डेटा है क्या हमारा एक्चुअल, उसके बाद फिर उसे सेव कराना पड़ेगा। तो एक मॉडल बनाते हैं, तो एक फोल्डर बनाता हूँ उन्हें मॉडल्स नाम से, और ये मॉडल्स बनाने ही पड़ेंगे। ठीक है, ये mongoose जो है इसे मॉडल्स पे ही वर्क करता है। ठीक है, हम एक डेटा बनाते हैं कि उसका क्या टाइप होगा, उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, फिर उसे सेव कराते हैं।
तो मॉडल्स में एक मैं सिंपल एक यूज़र मॉडल बनाया तो कांस्टेंट mongoose रिक्वायर mongoose। अब मैंने mongoose को यहाँ पे क्यों इंपोर्ट करा इस वाली फाइल में अलग से, क्योंकि इस वाली फाइल में भी मैं इसे यूज़ करना चाहता हूँ। ठीक है, इस वाली फाइल में भी मैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज यूज़ करना चाहता हूँ, तो वो करना है। तो फिर से स्टेप्स आ रहे हैं इधर नए। तो क्रिएटिंग अ मॉडल, स्टेप 1 है हमारा क्या, डिफाइन अ स्कीमा। तो ये स्कीमा क्या होता है? स्कीमा बेसिकली एक मॉडल की प्रॉपर्टीज को डिफाइन करने के लिए एक स्कीम होती है एक तरह से। उसके अंदर सब कुछ लिखा होता है कि मान लो ये यूज़र मॉडल है तो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे कि उसका नेम होगा, है ना, ईमेल होगी, पासवर्ड होगा, जो भी होगा, तो वो सब इसके अंदर स्कीमा में डिफाइंड होता है। और फिर स्टेप 2 होता है हमारा यूज द स्कीमा टू क्रिएट ए मॉडल। ठीक है, तो अगला स्टेप बस सिंपल है कि हमें उस स्कीमा को यूज करके एक मॉडल बना देना है। तो सबसे पहले बेसिकली हमें क्या करना है, एक स्कीमा बनाना है। तो एक स्कीमा बनाते हैं। तो कांस्टेंट यूजर स्कीमा, ऐसा नहीं है, कांस्टेंट वेरिएबल भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो चेंज नहीं होगा इसलिए मैं उसे कांस्टेंट ही ले रहा हूँ। तो एक स्कीमा डिफाइन करना है, तो mongoose डॉट स्कीमा। ठीक है, स्कीमा के अंदर तुम्हें बेसिकली एक मैप देना होता है, एक ऑब्जेक्ट देना होता है जो कि डिफाइन करेगा कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं और क्या क्या टाइप है उनका। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लेता हूँ उसका नेम, या फिर फुल नेम कर लेना। चलो, फुल नेम का टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो इस तरह से इसमें लिखा जाता है। ठीक है, और फुल नेम हो गई। फुल नेम के अलावा मैं उसमें उसमें उसका ईमेल ले लूँगा। ठीक है, स्ट्रिंग। और पासवर्ड ले लेते हैं, वो भी सेम स्ट्रिंग। ये बेसिक है बिल्कुल, अभी एडवांस थोड़ा सा और देखेंगे। ये बिल्कुल बेसिक एक स्कीमा है। अब अगला स्टेप क्या है, स्कीमा को यूज करके एक मॉडल बनाया जाए। तो mongoose डॉट मॉडल बनाना है। कैसा, उसका नाम रखना पड़ेगा। अब इस मॉडल के अंदर तुम्हें दो चीजें देनी है, एक तो नेम और एक स्कीमा। तो नेम क्या है इस मॉडल का, इस मॉडल का मैं नेम रखना चाहूंगा यूजर। ठीक है, याद रखना ये नाम का आगे का भी काम आएगा। तो यूजर इस मॉडल का नाम है। इसका स्कीमा क्या है, इसका स्कीमा है यूजर स्कीमा, यानी कि एक यूजर नाम का मॉडल जिसके अंदर प्रॉपर्टीज होंगी ये वाली, फुल नेम, ईमेल और पासवर्ड, और जिनका टाइप है स्ट्रिंग, तीनों स्ट्रिंग है। ठीक है, या फिर एक आईडी ले लो, चाहे तो नंबर। ठीक है, नंबर का मतलब बेसिकली 0 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। तो एक मॉडल बन गया। अब मुझे क्या करना है, इस मॉडल को इस फाइल के बाहर यूज करना है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, अभी धीरे धीरे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। तो इस मॉडल को इस फाइल से बाहर भी यूज करना है, यानी कि यूजर मॉडल में डिफाइंड है ये मॉडल, लेकिन मुझे मेन पे इसे यूज करना है। तो वो कैसे होगा, उसके लिए इस मॉडल को तुम्हें एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो इसको मैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स में लिख दूंगा। ठीक है, तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू mongoose डॉट मॉडल, यानी कि इस मॉडल को मैंने इस फाइल से एक्सपोर्ट हो गया अभी, मतलब। तो मैं इसे कहीं पे भी यूज कर सकता हूँ। तो जैसे हम रिक्वायर कर रहे थे mongoose को, अब मैं रिक्वायर करूंगा अपने खुद के एक मॉड्यूल को जिसका नाम है मॉडल्स के अंदर यूजर मॉडल। ठीक है, तो मॉडल्स वाले फोल्डर में यूजर मॉडल को मैं रिक्वायर कर रहा हूँ और इसे डाल दूंगा कॉन्स्ट यूजर मॉडल में। ये नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे यही वाला नाम आएगा। ठीक है, यूजर भी लिख सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, यूजर भी लिख सकते हो, यूजर मॉडल भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मॉडल आ गया मेरे पास अब। अब ये जो स्लैश है इसे अभी ऐसे ही रहने देते हैं। एक पोस्ट रिक्वेस्ट बना दो, नहीं या फिर गेट ही बनाते, चलो पोस्ट अभी बाद में बनाएंगे, पहले थोड़ा इजीली देख लो होता क्या है। एक स्लैश क्रिएट बनाए थे। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स डॉट जेसन में मैं सेव कर दूंगा कि मैसेज न्यू यूजर क्रिएटेड। ठीक है, तो बेसिकली यानी कि मैं अपने इस एपीआई पे अगर स्लैश क्रिएट पे जाऊंगा तो मेरे को ये वाला मैसेज देखने को मिलेगा। अभी के लिए कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा है, लेकिन अभी ऐसे ही। तो और मैं स्लैश को हटा ही दूंगा, मैं स्लैश रखना ही नहीं चाहता, तो मैं एक यूजर्स बना दूंगा यहाँ पे।
तो स्लैश यूजर्स पे बेसिकली मुझे सारी की सारी लिस्ट मिलेगी। तो इधर भी एक मैसेज डाल के छोड़ देता हूँ अभी के लिए, ठीक है, कि ऑल यूजर्स विल शो अप हियर। और ये मैसेज, अब ये चीज़ को देख के थोड़ा भी कंफ्यूज मत होना, ये कोई डिफाइंड चीज़ नहीं है, जावास्क्रिप्ट की चीज़ नहीं है। ये एक मैप है जो कि बस मैं रिटर्न कर रहा हूँ एज अ रिस्पॉन्स। इसके अंदर प्रॉपर्टी का नाम मैसेज भी हो सकता है और माई मैसेज भी हो सकता है, कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो क्रिएट हो गया एक, और एक स्लैश यूजर्स हो गया, ठीक है। तो इन दोनों राउट्स को यूज करके हम बेसिकली इस वाले से हम सेव कराएंगे, इस वाले से हम फैच कराएंगे, ठीक है। तो सेव कराते हैं। सेव कराने के लिए क्या करना है, सेव कराने के लिए एक तो पहले नया यूजर मॉडल बनाना है, जैसे कि डार्ट में भी होता था, कोई भी अगर मॉडल नया बनाते हैं पहले हम, फिर उसे सेव कराते हैं। सेम चीज है, यूजर मॉडल मतलब एक वेरिएबल बनाना है न्यू यूजर का, या फिर कांस्टेंट भी बना सकते हो, क्योंकि एक बार अगर उसकी वैल्यू असाइन हो गई बाद में तो चेंज होगी नहीं, सिंपल सी बात है। बाकी वेरिएबल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो एक न्यू यूजर मॉडल बनाना है हमें। अब इस यूजर मॉडल के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज देनी है, तो मैप देना है। अब देखो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है, नोड के अंदर होता ही है, यहाँ पे तुम्हें ऑटोफिल नहीं मिलेगा, यानी कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज है इनके लिए तुम्हें ऑटोफिल नहीं मिलेगा जैसे डार्ट में मिल जाता है। तो आईडी, फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड तुम्हें खुद लिखना पड़ेगा, और तुम्हें खुद याद होना चाहिए कि मॉडल में क्या है, या फिर तुम देख के भी लिख सकते हो। तो मैं आईडी को 0 ले लूँगा, फुल नेम को अपना नाम दे देता हूँ, इसके अलावा ईमेल है, ठीक है, और इसके अलावा मेरा पासवर्ड, ठीक है, कुछ भी मैंने रैंडम यहाँ पे लिख दिया। तो ये एक न्यू यूज़र बन गया, जो कि एक यूज़र मॉडल टाइप की चीज़ है, ठीक है। यूज़र मॉडल एक नया बना दिया मैंने न्यू यूज़र के नाम से। अब इसे मोंगो डीबी में सेव कराना बहुत ही ईजी है, मतलब बहुत से मतलब मेरा बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कैसे, तुम्हें सिर्फ लिखना है न्यू यूज़र डॉट सेव, ठीक है। न्यू यूज़र डॉट सेव लिखते ही वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा, तुम्हें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सेव करने का यही प्रोसेस होता है, पहले जो भी तुमने मॉडल बनाया है उसका एक नया इंस्टेंस बनाओ, ठीक है, वेरिएबल न्यू यूज़र बनाया उसी को यूज़ करके, फिर बस उसके आगे डॉट सेव लिख के तुम उसे सेव करा सकते हो। तो ये होता है तुम्हारा सेव का। अब सेव करा के देखते हैं, तो स्लैश क्रिएट पे एक रिक्वेस्ट भेजता हूँ, तो देखो न्यू यूज़र क्रिएटेड। अब मैं जाऊँगा स्लैश यूज़र्स पे, स्लैश यूज़र्स पे अभी ये मैसेज आ रहा है, इसको हटाते हैं। तो अब सेव की जगह अब हम करेंगे फैच। अब डेटा को फैच कैसे करना होता है, तो ये हटाओ, या फिर इसे रहने दो, ऊपर कर लेते हैं हम। तो वेरिएबल फाउंड यूजर्स, यानी कि इसके अंदर मेरे सारे जो भी यूजर्स मुझे मिलेंगे डेटाबेस में वो आएंगे, या फिर इसे अभी के लिए हटाए थे। फैच करते हैं, तो फैच करने के लिए इसी मॉडल को फिर से यूज करना पड़ेगा। तो यूजर मॉडल डॉट फाइंड मैंने लिख दिया, यानी कि पूरे डेटाबेस में जहां पे भी उसे यूजर मॉडल टाइप की चीजें मिलेंगी, यानी कि यूजर मॉडल्स जहां पे भी उसे मिलेंगे सारे उठा लेगा, तो फाइंड कर लेगा उन्हें। और इसको तुम्हें अवेट करना पड़ेगा, क्योंकि फाइंड करने में ऑफ कोर्स थोड़ी सी देर लगेगी, क्योंकि अगर वो डेटाबेस के अंदर सर्च करेगा तो कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, भले ही कुछ मिली सेकेंड ही क्यों ना लगे। तो इस फंक्शन को तुम्हें एसिंक बनाना पड़ेगा। अब देखो ये सेम बिल्कुल डार्ट की तरह है, जैसे डार्ट में एसिंक अवेट होता है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है एसिंक अवेट, बस लिखने का तरीका अलग है। जैसे कि अगर डार्ट होता तो क्या होता है, वॉइड माई फंक्शन एसिंक, जिसमें एसिंक एंड में आता है, इसमें एसिंक स्टार्टिंग में आता है, यानी कि एसिंक फंक्शन माई फंक्शन। तो इस तरह एसिंक स्टार्टिंग में आता है, बाकी अवेट सेम रहता है, अवेट में कोई वो नहीं है डिफरेंस। तो ये चीज़ याद रखना, इसलिए मैंने एसिंक स्टार्टिंग में लिखा, ना कि यहाँ पे एंड में, ठीक है। तो अब ये एसिंक फंक्शन बन गया, अब मैं यहाँ पे अवेट यूज़ कर सकता हूँ। तो अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड, अब इसको जो भी चीज़ें मतलब सारे रिकॉर्ड मिलेंगे उन्हें कहीं पे स्टोर कर लो, तो वेरिएबल फाउंड यूजर्स, इसमें मैंने स्टोर कर लिया। अब बस इस फाउंड यूजर्स को मुझे बेसिकली
इधर इस रिस्पॉन्स में भेज देना। तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन में मैं फाउंड यूजर्स को भेज दूंगा। ठीक है, तो यूजर्स पे मैं गया, ये देखो, तो एक लिस्ट आ गई जिसके अंदर की एक मैप है, जिसमें मेरा एक यूजर तुम्हें दिख रहा है। देखो आईडी 0 है, फुल नेम ये है और ईमेल वगैरह सब कुछ लिखा हुआ है। एक और सेव करके देखते हैं। अब मैं इधर डेटा चेंज कर देता हूँ पहले। ठीक है, रोहित सेकंड कर देता हूँ, ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ, आईडी को 1 कर लेते हैं, पासवर्ड भी कुछ भी अलग कर देते हैं। तो अब अगर मैं फिर से स्लैश क्रिएट पे जाऊँगा तो देखो न्यू यूज़र क्रिएटेड, और वापस चलते हैं यूज़र्स पे। तो देखो एक रिकॉर्ड और ये 2 रिकॉर्ड। अगर मैं थोड़ा जूम करके दिखाऊँ तो देखो यहाँ पे अब 2 रिकॉर्ड है। एक रिकॉर्ड मेरा यहाँ से यहाँ तक है ये रहा, और दूसरा वाला रिकॉर्ड मेरा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, तो इस तरह से सेव होता है और इस तरह से फैच होता है। अब यहाँ पे अगर मैं मोंगोडीबी में जाके देखूंगा, पीएस कोड में भी यहाँ पे, तो मेरा डेटाबेस बन गया होगा। क्या नाम था, माय फर्स्ट डेटाबेस बन गया। इसके अंदर यूजर्स नाम का एक कलेक्शन ऑटोमेटिकली बन गया। ठीक है, अब ये एक कलेक्शन क्या होता है, तो देखो सबसे ऊपर होता है डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस के अंदर होते हैं अलग अलग कलेक्शंस। ठीक है, और फिर उस कलेक्शन के अंदर होते हैं डॉक्यूमेंट्स। एग्जाम्पल, डेटाबेस का एग्जाम्पल देने की तो वैसे कोई जरूरत नहीं है। मान लो माय फर्स्ट डेटाबेस है। एक कलेक्शन क्या होता है, एक कलेक्शन होता है सेम चीज़ों का कलेक्शन, यानी कि सारे यूजर्स एक ही जगह पे होंगे और सारे मान लो कि जैसे कि अपने कुछ भी फूड, मान लो फूड ऐप है तो उसके अंदर जितने भी फूड के आइटम्स होंगे वो अलग जगह पे होंगे। तो फूड्स का अलग कलेक्शन होगा, यूजर्स का अलग कलेक्शन होगा। तो एग्जाम्पल है जैसे यूजर्स। डॉक्यूमेंट्स का मतलब यानी कि जो सिंगल एंटिटी है वो, यानी कि एक यूजर या फिर दूसरा यूजर या फिर तीसरा यूजर। तो ये चीज होती है। तो कलेक्शन, अब तुम बोलोगे कलेक्शन तो हमने बनाया नहीं, अपने आप बना कैसे? कलेक्शन mongoose अपने आप बना देता है। कैसे, मैं तुम्हें बताता हूँ। हमने यहाँ पे mongoose डॉट मॉडल उसका नाम यूजर रखा था। ठीक है, तो मैं इसलिए बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो नाम तुम यहाँ रखोगे उसी नाम से उसका कलेक्शन बन जाता है। ठीक है, तो mongoose डॉट मॉडल यूजर नाम का मॉडल, तो उसने यूजर्स अपने आप बना लिया। ठीक है, तो उसके आगे एस उसने अपने आप लगा लिया। तो ऐसा ही है, वो इतना तो स्मार्ट है। ठीक है, उसे जहाँ पे एस लगाना है वो एस लगाएगा, जहाँ पे आई ई लगाना है वहाँ पे आई ई लगाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बस ये यूजर्स को उसने देख के बस यूजर्स नाम का एक कलेक्शन बना दिया। इसके अंदर जाओगे तो तुम्हें डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। ठीक है, ये स्कीमास और इंडेक्सेस तो छोड़ो, डॉक्यूमेंट्स दिख जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स में जाओगे तो 2 डॉक्यूमेंट्स हैं, दोनों को ओपन कर लो। तो पहले वाला है मेरा रोहित सैमरीवाल वाला है, ये रोहित सेकंड वाला है। तो अगर तुम यहाँ पे ध्यान दो तो हमारा जो डेटा था वो तो सारा है ही, यानी कि आईडी फुल नेम ईमेल पासवर्ड, आईडी फुल नेम ईमेल पासवर्ड। लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज है, वो है ये आईडी, जिसे हम अंडरस्कोर आईडी बोल रहे हैं। तो ये अंडरस्कोर आईडी क्या है, ये होती है एक ऑब्जेक्ट आईडी। ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ऑब्जेक्ट आईडी बेसिकली क्या होती है, ऑब्जेक्ट आईडी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की आईडी, यानी कि मोंगोडीबी के अंदर सब कुछ एक ऑब्जेक्ट है। हमारा यूजर एक ऑब्जेक्ट है, अगर हमारा फूड होगा तो वो एक ऑब्जेक्ट होगा। तो उन ऑब्जेक्ट्स की एक यूनिक आईडी होते हैं जिससे वो आइडेंटिफाइबल होते हैं। तो ये वो आईडी है, ये ऑटोमेटिक बन जाती है, ऑटो जनरेटेड होती है और यूनिक होती है। ठीक है, तो इसके बारे में तुम्हें अभी चिंता करने की जरूरत नहीं। बाकी ये काफ़ी काम की चीज़ है अभी, लेकिन हमारे काम की नहीं है। तो ये तो ये होगी। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ थोड़ी सी एरर हैंडलिंग। ठीक है, थोड़ी सी, बस ज़्यादा एडवांस नहीं जाएंगे। तो तुम क्या कर सकते हो, ये जो स्कीमा है इसे थोड़ा एडवांस तरीके से डिफाइन कर सकते हो। जैसे कि मेरी ये आईडी है, इसे मैं रिक्वायर्ड बनाना चाहता हूँ, यानी कि अगर मेरी आईडी अवेलेबल नहीं है, मान लो मैं आईडी ना दूँ डेटा में, तो मेरा यूज़र ना बने। लेकिन अभी के लिए ऐसा कुछ नहीं है, अभी तुम दो मत दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, आईडी को नंबर देने की जगह एक मैप दो। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट दे रहे हैं जिसके अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज तुम लिख सकते हो। टाइप, इसका टाइप क्या देना चाहते हैं, इसका टाइप हम देना चाहते हैं नंबर। ठीक है, नंबर के अलावा मैं इसे रिक्वायर्ड करना चाहता हूँ। ठीक है, तो रिक्वायर्ड को ट्रू कर दिया, और साथ के साथ मैं इसे यूनिक बनाना चाहता हूँ।
यूनिक से क्या मतलब हुआ? यूनिक से मतलब हुआ कि अगर एक बार एक आईडी यूज हो गई, मान लो मैंने जीरो नाम से, मतलब जीरो आईडी से एक रिकॉर्ड ऑलरेडी सेव करा रखा है, तो फिर से सेव नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो आईडी जो है अब ये इस तरह से बन गई, और ये चीज़ तुम हर किसी में अप्लाई कर सकते हो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी चाहो तो ऐसे करके तुम लिख सकते हो टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड करना चाहते हो रिक्वायर्ड कर सकते हो, यूनिक करना चाहो यूनिक कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे खैर खास ज़रूरत है नहीं हमें, तो इसे रहने देते हैं। तो आईडी को मैंने रिक्वायर्ड बना दिया, साथ के साथ यूनिक भी बना दिया, यानी कि अगर वो नहीं होगी तो भी दिक्कत है, बाकी अगर होगी और पहले से एग्जिस्ट करती होगी तो भी दिक्कत है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो ये आईडी वन है जो कि पहले से सेव्ड है, क्योंकि रिस्पॉन्स में हमें साफ दिख रहा है कि आईडी वन वाला रिकॉर्ड ऑलरेडी अवेलेबल है। तो ये देखते हैं पहले कैसे वर्क करेगा। क्रिएट पे मैं गया तो न्यू यूजर क्रिएटेड लिखा तो आ गया, ऐसा इसलिए क्योंकि हमने लिखी वो रखा है। अब मैं यूजर्स पे जाऊंगा तो देखो अब वो लोड नहीं हो रहा मेरा पेज। ऐसा क्यों? क्योंकि सर्वर बंद हो चुका है। देखो सर्वर में एरर आ गई थी यहाँ पे, ठीक है ना। एरर क्या आई कि डुप्लीकेट की एरर कलेक्शन, है ना। उसने बोला कि एक डुप्लीकेट मिला है, यानी कि हमने आईडी वन सेव करने की ट्राई कर रहे थे फिर से, तो उसे एक डुप्लीकेट उसके अंदर मिल गया। अब दिक्कत यह है कि अगर ऐसे एरर आएगी और हमारा सर्वर अगर बंद हो जाएगा तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो सर्वर को बंद होने से रोकना है, लेकिन हमें एरर को कैच भी करना है ताकि हमें पता लग जाए एरर हुई क्या। तो ये जो सेव नाम का फंक्शन है इसी के लिए तुम्हें इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन मिलता है। तो एक फंक्शन लिखो यहाँ पे जिसके अंदर तुम्हें एरर मिल जाएगी। अब तुम क्या कर सकते हो, इस एरर को चेक कर सकते हो कि एरर आई या फिर नहीं। तो तुम सिर्फ इफ ERR लिखोगे तो ये तब लॉन्च होगा, यानी कि जब एरर एक्चुअली में आएगी। अगर नहीं आएगी तो नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगी तब तो अगर मेरी एरर आती है तो मैं लिख दूंगा, मैं response.json में सेंड कर दूंगा कि एन एरर occurred, और एल्स में यानी कि अगर कोई एरर नहीं आती है तो मैं न्यू यूज़र क्रिएटेड को सेंड कर दूँ। ठीक है। अब जो मेरा रिस्पॉन्स है वो डिपेंड करता है एरर पे। अगर सेव करते टाइम कोई एरर आएगी तो ये होगा, एरर नहीं आएगी तो ये आएगा। इसको भी अवेट कर लो, और फंक्शन को एसिंग बनाना पड़ेगा फर्स्ट, तो एसिंग बना दो, तो वो चीज़ हैंडल हो जाएगी। अब मैं मान लूँ यूज़र्स पे गया तो यूज़र्स ये हैं मेरे। अब अगर मैं क्रिएट करने की ट्राई करूँगा तो देखो एन एरर ओकर, ठीक है। अब मैं जितनी बार भी ट्राई करूँगा एन एरर बताता रहेगा वो, तब तक जब तक मैं आईडी ना चेंज कर दूँ। मान लो मैं आईडी को 2 कर दूँ, ऐसा कोई रिकॉर्ड है नहीं, तो अब मैं करूँगा क्रिएट, तो देखो न्यू यूज़र क्रिएटेड। अब मैं अगर सेम आईडी को फिर से क्रिएट करने की ट्राई करूँगा तो एन एरर कोड आ जाएगा। अब चलते हैं यूज़र्स पे तो स्लैश यूज़र्स पे मेरे 3 आ गए यूज़र्स, ID 0, ID 1, ID 2। अब एक काम करते हैं, आईडी देते ही नहीं है। आईडी अगर मैं नहीं दूंगा और फिर से मैं क्रिएट करूँगा तो तब भी एरर आ जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि अब की बार हमने आईडी दी ही नहीं थी। तो एरर को स्पेसिफिकली अगर तुम देखना चाहते हो कि एरर आ क्या रही है एक्चुअल में, तो तुम इस मैसेज की जगह सीधा एरर को ही जेसन में डाल सकते हो। तो अब देखते हैं। तो ये देखो एरर आई है, आईडी नेम वैलिडेटर एरर पाथ की पाथ आईडी इज रिक्वायर्ड, है ना। तो बेसिकली तुम ऐसे एरर पूरी तरह से देख सकते हो, बाकी रिस्पॉन्स क्या भेजना है वो तुम्हारे ऊपर है। तो सेव इस तरह से वर्क करता है। सेव के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन है जिससे तुम एरर को चेक कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। बाकी फैच करते टाइम एरर्स नहीं आती। अगर कोई भी रिकॉर्ड नहीं होता है बाय चांस, मान लो मैं सब कुछ यहाँ से डिलीट कर दूँ कि माय फर्स्ट डेटाबेस को पूरे को ड्रॉप कर रहा हूँ, ड्रॉप का मतलब डिलीट है बेसिकली, तो यहाँ पे तुम्हें उसी का नाम लिखना पड़ेगा। तो माय फर्स्ट डेटाबेस हो गया डिलीट, ठीक है। अब वो डिलीटेड है। अब अगर मैं क्रिएट की जगह सीधे यूजर्स पे जाऊंगा तो देखो एम्प्टी लिस्ट आ रही है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कोई रिकॉर्ड ही नहीं है तो वो दिखाएगा क्या। तो फाइंडिंग के टाइम पे कोई एरर नहीं आती है, ज़्यादातर सारी एरर्स आती हैं तो वो यहीं पे आते हैं सेव कराते टाइम। तो फिर से सेव कराते हैं, आईडी को 1 दिया। बस एक छोटी सी चीज़ और दिखानी है, ठीक है। आईडी 1 और मैंने
क्रिएट पे जाके उसे सेव करा दिया। फिर आईडी को मैंने दिया 2 और फिर मैंने क्रिएट पे जाके उसे सेव करा दिया। आईडी को मैंने दिया 3, फिर क्रिएट पे जाके उसे रीलोड कर दिया। ठीक है, अब अगर मैं फिर से इसे ट्राई करूँगा तो एरर आ जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत। तो यूज़र्स पे चलते हैं। तो तीनों यूज़र्स आ रहे हैं मेरे, आईडी 1 है, आईडी 2 है, आईडी 3 है। तो ये जो फाइंड है इसके अंदर तुम एडिशनल आर्ग्यूमेंट्स भी दे सकते हो, एडिशनल है और ऑप्शनल भी है। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं बाय चांस कि आईडी 1, तो क्या इसका बिहेवियर होगा? इसका बिहेवियर ये होगा कि ये फाइंड करेगा जहां पे भी मेरी आईडी 1 होगी। तो अगर मैं रीलोड करूं तो देखो, जिस रिकॉर्ड की आईडी 1 थी सिर्फ वही आ रहा है, बाकी नहीं आ रहा। अगर मैं चेंज करूं और आईडी 2 करूं तो जिसकी आईडी 2 होगी वही आ रहा है सर। ठीक है, तो फाइंड के अंदर तुम एडिशनल आर्गुमेंट दे सकते हो। बाकी अभी भी बहुत कुछ इसमें है। फाइंड में ऐसा नहीं है कि भाई इतना सही है या फिर ये सेव इतना सही है, बहुत बड़ा वर्ल्ड है ये सब, बहुत कुछ करना पड़ेगा इसके अंदर। बाकी बेसिकली ऐसे ही वर्क होता है, ऐसे तुम उसे कनेक्ट करते हैं, मतलब ऐसे हम इसे कनेक्ट करते हैं। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि काफ़ी कुछ है ये। तो सबसे पहले तो वही, जैसे मंगूस को हमने इंपोर्ट करा, जैसे एक्सप्रेस वगैरह को करते हैं, सेम टू सेम वही चीज़ है। इसके बाद मंगूस को हमें एक्चुअली में कनेक्ट करना होता है, तो मंगूस डॉट कनेक्ट लिख के हमें कनेक्शन स्ट्रिंग देनी है। मोंगो डीबी, ये चीज़ हमेशा सेम रहेगी, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। और लोकल होस्ट पे हमारा सर्वर रन कर रहा है और पोर्ट मैंने बताया 27017 ही होता है जब भी तुम मोंगो डीबी इंस्टॉल करोगे। स्लैश करके ये जो डेटाबेस का नाम है ये तुम कुछ भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो रखोगे वही यूज़र बन जाएगा डेटा आने पे। फिर हमने लिखा डॉट देन, यानी कि एक बार जैसे ये कनेक्ट हो जाता है उसके बाद क्या होगा। तो कनेक्ट होते ही मेरे ये जो राउट्स हैं कि स्लैश यूज़र्स और स्लैश क्रिएट, मैंने अपने ब्राउज़र को अवेलेबल करा दिए। इसके बाद ये तो हो गई हमारी सिर्फ जो कनेक्शन की बात है वो। अब बात करते हैं डेटा की। तो डेटा सेव कराने के लिए सबसे पहले हमें बनाना है इसका मॉडल। ठीक है, मॉडल बनाने में दो सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्कीमा बनाना है, स्कीमा के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होती। तो इस तरह से एक यूज़र स्कीमा हमने बना दिया, mongoose डॉट स्कीमा। इसके बाद हमने इस फाइल में से एक्सपोर्ट कर दिया mongoose डॉट मॉडल, यानी कि इस स्कीमा को यूज़ करके एक मॉडल बना दिया जिसका नाम था यूज़र। और इसी नाम पे बेस्ड तुम्हारा जो डेटाबेस में जो कलेक्शन बनेगा वो बनेगा। तो यूज़र होगा तो यूज़र्स बनेगा, फ्रूट होगा तो फ्रूट्स बनेगा, फूड होगा तो फूड्स बनेगा, वो ऑटोमेटिक बन जाता है। तो ये बन गया हमारा मॉडल। फिर बस हमने उस मॉडल को भी इंपोर्ट करा। ठीक है, कॉन्स्टेंट यूज़र मॉडल रिक्वायर, जैसे बाकी सब रिक्वायर करा था वैसे ही रिक्वायर कर लिया कि मॉडल्स वाले फोल्डर में से यूज़र मॉडल को इंपोर्ट कर लिया। इसके बाद स्लैश यूज़र्स वाले राउट पे हमने क्या करा, वेरिएबल फाउंड यूज़र्स को अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड, यानी कि यूज़र मॉडल टाइप के जितनी भी चीज़ें हमारे डेटाबेस में अवेलेबल हैं उन सबको फाइंड करा और उसको फाउंड यूज़र्स में डाल दिया। अगर कुछ होगा तो आ जाएगा, कुछ भी नहीं होगा तो एम्प्टी लिस्ट आ जाती है। तो बस रिस्पॉन्स डॉट जेसन में हमने फाउंड यूज़र्स को सेंड कर दिया, तो जो हमें ब्राउज़र में दिख जाएगा। अगली चीज़, तो स्लैश क्रिएट हमने इसलिए बनाया ताकि हम एक नया यूज़र क्रिएट कर सकें जो कि अभी स्टैटिक है। ठीक है, हम नहीं भेज रहे हैं डेटा, ये हार्ड कोडेड है, अभी कोड में ही लिख रहे हैं। ठीक है, ये हम भेजेंगे, अभी बाद में भेजेंगे आर्गूमेंट वगैरह में। तो न्यू यूज़र हमने एक बनाया। ठीक है, यूज़र मॉडल को यूज़ करके अपने, ठीक है, न्यू यूज़र मॉडल, उसके अंदर जितनी प्रॉपर्टीज़ थी सारी दे दी, आईडी दे दी, फुल नेम दे दिया, ईमेल दे दिया, पासवर्ड दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इस न्यू यूज़र को बेसिकली सेव कराना। तो बस अवेट न्यू यूज़र डॉट सेव। अब सेव के अंदर एक ऑप्शनल तुम्हें कॉल बैक फंक्शन मिल जाता है, फंक्शन एरर वाला, जिसके आर्ग्यूमेंट में तुम्हें एरर मिल जाती है। अगर एरर आती है तो वो चीज़ इसके अंदर कैच हो जाएगी। ठीक है, अगर तुम इफ़ एरर लिखोगे, इफ़ एरर का मतलब है बेसिकली कि वो नल ना हो। ठीक है, क्योंकि अगर वो नल होगी तो वो सीधा एल्स पे आ जाता। तो बेसिकली ये हो रहा है यहाँ पे इफ़ एरर का मतलब। तो अगर हमारी एरर नल नहीं है, यानी कि इफ़ के अंदर आके वो अटक जाता है, तो वो रिस्पॉन्स के अंदर हमें एरर दिखा देगा कि एरर क्या आई। बाकी अगर कोई एरर नहीं आती और हमारी एरर नल थी तो रिस्पॉन्स में हमने जेसन में भेज दिया एक मैसेज न्यू यूज़र क्रिएटेड, जो कि ब्राउज़र में दिख गया। एक बार सब कुछ हो जाने के बाद हमने अपने सर्वर को किया रन और बस बात खत्म हो गई। पोर्ट 5000 पे सर्वर हमारा रन कर गया। अब पोर्ट 5000 पे है सर्वर और 271 मतलब 27017 पे है मोंगोडीबी। तो ये पोर्ट्स का थोड़ा याद रखना।
तो ये था। इसमें कुछ पूछना है तुम्हें? नहीं सर, करने इसकी के थोड़ी बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, शायद। हाँ। हम्म, वही, इसकी थोड़ी ठीक से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, नया नया सा है थोड़ा, और काफ़ी भी है। तो ये गेट हो गया। अभी बाद में इसको पोस्ट से करेंगे, और पोस्ट में एक्चुअल में मतलब हम भेजेंगे डेटा। अभी तो जैसे हम डायरेक्ट यहाँ लिख रहे हैं, तो वो हम एक्चुअल डेटा भेजेंगे जेसन, और जेसन ही हमें वापस मिलेगा। तो वो फिर बाद में करेंगे। हेलो सर। बताओ। सर अभी मतलब मैं किसी वेबसाइट पे अभी मैं फ्रीलांस कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। मतलब मान लीजिए अभी तक तो नहीं किया है। हाँ। तो अगर मुझे एक ऐप बनाने के लिए कोई क्लाइंट दे मुझे, हम्म। तो उसके लिए अगर मैं ऐप बनाता हूँ, मैं ऐप में उसको क्या दूंगा? क्या मतलब? मतलब मैं ऐप बना के उसको कोड दूंगा या ऐप दूंगा? डिपेंड करता है वो तो, क्लाइंट क्लाइंट पे। देखो, अगर तुम एक्टिवली उसी पे वर्क करोगे हमेशा, कि अब तुम उसके एक तरह से हायर हो गए तुम, ठीक है ना, तुम उसके उस ऐप के डेवलपर हो, तो कोड तुम्हारे पास ही रहेगा। उसे बस ऐप स्टोर पे ऐप चाहिए अपनी। काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं। काफ़ी क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि ऐप बनवा के अपने अपने पास सोर्स कोड भी रखते हैं। ठीक है, ऐसे क्लाइंट्स कौन होंगे? ऐसे क्लाइंट्स होंगे जो मतलब सर्विस बेस्ड एजेंसीज हैं। जैसे मेरी एक एजेंसी है, मैं ऐप बनाता हूँ खुद की। हम्म, अब मान लो मेरे पास एम्प्लॉयज़ नहीं है इतने, अब मेरे पास एक और ऑर्डर आ गया, तो मैंने तुमको हायर कर लिया कि तुम ऐसे ऐसे फ्रीलांस पे मेरी ये वाली ऐप बना दो, और तुम वो ऐप बना के सोर्स कोड मेरे को दे दोगे, अपने पास से हटा दोगे। तो इस टाइप के भी होते हैं, वो दोनों केसेस होते हैं। वो डिपेंड करता है क्लाइंट क्लाइंट पे। और कुछ अभी क्लाइंट्स सर। ऐसे होते हैं जिनको कोड से कोई मतलब नहीं है, उनको बस इस बात से मतलब है कि उनकी ऐप बस ऐप स्टोर पे आ जाए। ओके, मतलब और ऐप स्टोर पे तो आ गया। अब वहाँ पर उसका जो एड वेड है तो वो उनके यहाँ से लगाया जाएगा ना? ऐड से मतलब? मतलब अभी एडमोब हो गया तो वो तो उनके यहाँ से लगाया जाएगा। फायरबेस हो गया। तो फायरबेस के लिए देखो, अब तुम्हारा अगर कोई क्लाइंट है तो ऑफकोर्स तुम्हें उससे ईमेल आईडी पासवर्ड लेना ही पड़ेगा। ठीक है, दो ही ऑप्शन है, या तो वो सेटअप करें, और उनसे तो होगा नहीं, सिंपल सी बात है, क्योंकि ज़्यादातर क्लाइंट्स को आता नहीं है, ठीक है ना, ऐप डेवलपमेंट वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे वो। तो वही होता है, उनसे ईमेल पासवर्ड लो, और एक बार जब तुम्हारा वर्क हो जाए तो उन्हें बता दो कि देखो ईमेल ईमेल पासवर्ड आप चेंज कर लो, क्योंकि काम तो हो गया, बात खत्म हो गई। तो ऐसे ही करना पड़ता है, ओके। क्योंकि उनसे तो होगा नहीं सेटअप, सिंपल सी बात है। तो एडमॉब का मतलब ईमेल आईडी पासवर्ड लो, उनसे सेटअप करवाओ बिठा के, या तो है ना लाइव करवाओ जैसे भी, या उनसे डिटेल्स मांगो जो भी। तो ज़्यादातर काम तो तुम्हें ही करना पड़ेगा। उनसे तुम तो अभी। पेमेंट वगैरह का करवा सकते हो एक बार को, जैसे कोई पेमेंट डिटेल्स है तो उन्हें बस फॉर्म दे दो कि ये वाला फॉर्म है, इसके अंदर वो सब फिल करके मेरे को बता देना। ओके, तो अभी मतलब उनको ऐप दूं कैसे मैं? ऐप दूँ से मतलब प्ले स्टोर पे मतलब अपलोड कर दो। मतलब उनके उनके अकाउंट के प्ले स्टोर से ना? उनसे पासवर्ड मांगो ना, ईमेल पासवर्ड, कि जो भी हम्म, तुम्हारा गूगल का डेवलपर अकाउंट है वो मेरे को दे दो। और अगर उस पर ओटीपी लगा हुआ है, जैसे कि ओटीपी टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन, तो उनसे बोलो कि एक मिनट वेट करो, मैं अभी लॉग इन कर लूँ एक बार। फिर उसे लॉग इन कर लो ओटीपी मांग के, बस सिंपल सी। और एक बार अगर लॉग इन हो गया उनका जीमेल अकाउंट, तो तुम्हें बार बार करना नहीं पड़ेगा ओटीपी का। तो वो तो एक बार सेव हो जाता है तो हो ही जाता है। बाकी जब एक बार काम तुम्हारा फिनिश हो जाए, ऐप अपलोड हो जाए, सब हो जाए, उसके बाद उनसे बोल देना कि अब हटा सकते हो, पासवर्ड चेंज कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। ओके। और किसी को ऐसे सिर्फ डायरेक्ट ऐप तो नहीं चाहिए ना? नहीं, ऐसे तो मुश्किल ही कोई होता है डायरेक्ट ऐप। हो सकता है अगर इंटरनली यूज़ करनी हो, जैसे हमारी हमारी कंपनी में भी करते हैं। एक ऐप ऐसी है जो मतलब हम ही लोग यूज़ करते हैं अंदर ही अंदर, मतलब वो प्ले स्टोर वगैरह पे कहीं पे नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की ऐप्स हो सकता है कि वो मांगे कोई। वो लेकिन केस बहुत ही कम होता है, मैंने आज तक नहीं देखा। ज़्यादातर को वही होता है। मैंने मैंने जितने क्लाइंट्स के लिए काम करा है, सबको इसी से मतलब था कि हमारी ऐप बस ऐप स्टोर पे आ जाए, बाकी सोर्स कोड अपने पास रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, मैं एक बार जब मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है, मैं अपने आप ही भेज देता हूँ मतलब सोर्स कोड खुद ही, क्योंकि सोर्स कोड का मैं भी क्या करूँगा, उनकी ऐप है, वो जो मर्जी करें। हम्म, मतलब अपने पास भी रखता हूँ, उनके पास भी रखता हूँ, तो दोनों सेफ रहता है, एक तरह से बैकअप भी हो जाता है वो। ओके। इन केस अगर वो किसी और को हायर करना चाहे तो उसे भी कर सकते हैं, ताकि उसमें भी ईजी रहेगा मेरे को।